वेलकम बैक। तो जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर आपको एक और सेलिब्रिटी से मिलवाएंगे और पूछेंगे उनसे कि भाई इस ईद पर वो क्या कर रही हैं और क्या कुछ उनके प्लान्स हैं। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हिना रिजवी और उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबा कैसी है? अच्छा जी, मुझे पता है कि आगे आप क्या स्किप कर रही हैं। जी सबा मशहूर ही बहुत हो गया ना किसी वजह से। किसी वजह से एग्जैक्टली। चलिए जी, ये बताएं कि इस ईद पर क्या कुछ हो रहा है भाई? इस ईद पे बस हंगामा हो रहा है, हाँ। हल्ला गुल्ला हो रहा है हर ईद की तरह। और ईद खत्म होते ही रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने वाली, हाँ। तो उसकी भी तैयारियां साथ साथ चल रही हैं। हाँ। और आपको पता है ईद हमेशा, ईद कुर्बा जो है वो आती गर्मी के मौसम में। सही। तो बस वो इतना ज्यादा गोश्त खाने का कोई प्लान नहीं है। हाँ। लेकिन मुझे पता है दावत में या और जगह पे बनना ही, क्योंकि गोश्त की डिशेज हैं। हाँ। तो उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। सही, बिल्कुल सही कह रही हैं। तो अब ईद के दिनों में पहले दिन दूसरे दिन क्या मसरूफियात रहती है? देखिए, मेरे घर में तो हमेशा से एक ट्रेडिशन रहा है कि अम्मी हमेशा सेवइयाँ बनाती थी। और जाहिर सी बात है विद टाइम वो जिम्मेदारियां घर के जो है ना हाउस हेल्प को दे दी जाती हैं। हाँ। या बच्चे बना रहे होते हैं। तो इस दफ़ा मेरा प्लान है कि अपनी अम्मी के उस ट्रेडिशन को कंटिन्यू करते हुए इस बार मैं सेवइयाँ सबसे पहले बनाऊंगी। अरे वाह। और उसके बाद फिर गोश्त की कोई आइटम बनानी तो पड़ेगी। हाँ। पुलाव या कोई ऐसी चीज। क्योंकि आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ कुकिंग, तो मेरा दिल करता है कि तो अब ईद पर हम आपके यहाँ मौजूद हैं, मतलब आपके पास आए इंटरव्यू लेने के लिए। तो मेरे ख्याल में अब हम हिना से कहेंगे कि इस इंटरव्यू के बाद ना सेवइयाँ हमें खिलाई दें फिर आप। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। क्यों नहीं। ये आप भूल गई थी सेवइयाँ वाली बात। ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं। सही, बिल्कुल। चलिए जी, हिना हमारे साथ मौजूद है, तो हिना से मजे मजे की बातें करें। हिना, ये बताएं कि ईद पे पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन क्या मसरूफियत होती है? हिना की आज के दिन तो ये हमारे साथ हैं, बताइए भाई क्या 3 दिन मसरूफियत रहती है? पहले दिन आप गेस्ट को बुलाते हैं या आप कहीं खुद गेस्ट होके बन के जाते हैं? क्या है? हम लोगों का एक ट्रेडिशनली एक फैमिली जो है ना वो लंच या डिनर होता है। हाँ। अगर मीठी ईद हो तो हम लोग बाहर जाके कर लेते हैं, क्योंकि मोस्टली घर में वालदा और मैं ही होते हैं। अच्छा। और जो हाउस हेल्प है सारे वो होते हैं। तो या तो जाके कर लिया, या फिर घर में जैसे अब बड़ी ईद पे तो वो सुबह सुबह ही पे तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कलेजी भुनना शुरू हो जाएगी। और चीज़ों की तैयारी। फिर जाहिर सी बात है जो तकसीम करना होता है वो भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। मतलब इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि वो सबसे पहले कर ली जाए। जितनी जल्दी कर ली जाए उतना अच्छा है। तो पहले दिन तो वही कुर्बानी और इन सब चीज़ों में ही लगे होते हैं। उसके बाद फिर डिसाइड होता है कि अब व्हाट नेक्स्ट। बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका फैमिली सिस्टम बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, बहुत सारे बहन भाई होते हैं, ससुराल भी है, मेरी फैमिली काफी स्कैटर्ड है, कोई कहीं है, इसलिए हम लोगों के लिए जरा मुश्किल होता है। मैं जैसे अपनी नीस वगैरह को मिल लेती हूँ। या पहले अगर एक शहर में हो सारे तो फिर इकट्ठे हों। क्योंकि आपको पता है मेरी 2 ही बहनें, भाई जो थे उनकी तो डेथ हो चुकी है। तो बस बड़ी लिमिटेड सी मेरी फैमिली है, तो उसमें आपस में ही बस थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला। हाँ, बिल्कुल सही। और मीडिया फ्रेटर्निटी से कोई किसी से मुलाकात होती है, कोई गेट टुगेदर, कोई गैदरिंग रखते हैं? अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जाहिर सी बात है शुरू के 2 से 3 दिन तो वो सभी अपनी अपनी फैमिलीज में। कोई कहीं है, कोई कहीं। उसके बाद जो होता है, अब जैसे जब मैं लाहौर होती हूँ तो मेरी जो स्कूल फ्रेंड्स हैं उनसे मेरा एक हमारा ग्रुप बना हुआ है। सही। तो हम लोग ज़रूर किसी ना किसी के घर में कोई ना कोई ऐसी ईद मिलन पार्टी होगी या कोई ना कोई गेट टुगेदर हम लोग रखते हैं। सही। वो लाजमी है। तो वो एक बड़ा मेरे लिए एक फन एलिमेंट उसमें होता है। हाँ, शोबिज़ के जो फ्रेंड्स हैं वो बेचारे अगर मसरूफ ना हो तो फिर चौथे पांचवें दिन मुलाकात हो जाती है। अच्छा, जो मीडिया के लोग होते हैं ना, मेरी अभी प्रीवियस इंटरव्यूज़ में बाकी भी सेलिब्रिटीज से बात हुई, तो वो ये कह रहे थे कि ईद आती है 1-2 दिन तो हम सोचते हैं कि सही है, मिल लें, सबसे एंजॉय कर लें, लेकिन बाकी की आगे की छुट्टियां ये कोशिश होती है कि घर में रह लिया जाए, थोड़ा सुकून कर लिया जाए, थोड़ा स्पेस मिल जाए। चलते हैं, हर कोई ना चाहते हुए भी घर ही रहना पसंद कर रहा है। बिल्कुल। एक तो मौसम बहुत ज्यादा गर्म हुआ है। उसके अलावा फिर इतनी जो थकावट हो जाती है, एक मेंटली आप एग्जॉस्ट हुए होते हैं अपनी शूट्स वगैरह से फ्री होते होते, तो वो मैं समझती हूँ कि देन दैट पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इज रिक्वायर्ड। सही। वो आपको चाहिए होती है, और वो आपको छुट्टी के ही दिन में मिल सकती है। छुट्टी के दिनों में मिल सकती है। अच्छा, वो फिर ईद के दिन ऐसे होते हैं ना कि जितनी भी वर्किंग वुमेन्स हैं या जितनी भी सेलिब्रिटीज़ हैं जो भी काम कर रहे होते हैं, स्पेशली मीडिया से रिलेटेड, उनको एक रिलीफ मिल जाता है, क्योंकि सब आपस में उस दिन कनेक्टेड उस तरह से नहीं होते। सब कहते नहीं हम अपनी अपनी फैमिलीज के साथ हैं, तो इस वक्त हम अपने जो है वो फैमिली को टाइम देंगे। तो उस टाइम पर और भी ज़्यादा पीस होता है कि जी सेलफोन पे आपने सिर्फ ईद की मुबारकबाद ही रिसीव कर रही है, ईद की मुबारकबाद ही देनी
है और फिर उसके बाद आपने जो है वो सुकून करना है और उस दिन सब ज़रा पीसफुल भी हुए होते हैं। तो ये बताएं कि अब ईद के बाद मतलब अब आगे आप माशाल्लाह से पहले भी काफ़ी ड्रामे कर रही हैं, लेकिन ईद के बाद और क्या क्या आपके नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं? मेरा एक और प्रोजेक्ट है, उसकी बस 1 जून से उसका काम शुरू हो जाएगा। हाँ, तो इनिशियली 10 दिन का स्पेल है, सही, उसमें बिजी हो जाऊंगी। बाकी 1-2 और हैं पाइपलाइन में, उनकी भी आगे पीछे रिकॉर्डिंग चलनी है। हाँ, ईद पर मेरा ये प्लान जरूर है कि जो नई फिल्म्स आ रही हैं वो मैंने लाजमी देखनी है। अच्छा, सही, हाँ। क्योंकि ऑब्वियसली हमें अपने पाकिस्तानी सिनेमा को सपोर्ट तो करना चाहिए। मैं तो हमेशा से ही सपोर्टिव रही हूँ और मेरी तो ख्वाहिश है कि साल में ज़्यादा फिल्में बने, हाँ, और ज़्यादा लोगों को मौका मिले। और एक चीज़ जिस पे मैं बहुत ज़्यादा मैं चाहती हूँ कि ज़रा गौर किया जाए, वो ये कि और अच्छे स्क्रिप्ट्स आएंगे, हाँ, तो और ज़्यादा फिल्में चलेंगी और ज़्यादा जो है ना पब्लिक को वैरायटी मिलेगी। तो जब स्क्रिप्ट अच्छे होंगे, सिनेगोर्स जाएंगे, हाँ, फिल्म हिट होती है, फिर और बनने के मौके फराहम होते हैं, इसलिए हाँ, ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल। हाँ। लेकिन एक और चीज़ भी कि अभी जिस तरह से हमने देखा कि दो मूवीज़ जो हैं वो बैक टू बैक आई, तो उसमें शान भाई एक तरफ और एक तरफ एक मूवी में जो है वो फहद मुस्तफ़ा, तो इसमें लोगों ने बहुत कमेंट्स सोशल मीडिया पर ये भी दिए कि जी पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री रिवाइव तो हो रही है, मूवीज़ तो बन रही हैं, लेकिन समहाउ ये 2 पार्ट्स में क्यों चली गई हैं, एक लाहौर में एक कराची में। तो ये जो आपने सारा कुछ देखा जो पिछले टाइम में हुआ, उस पर क्या आप कहना चाहेंगी? देखिए, एक तो रीज़न ये भी है कि बहुत सारी चीज़ों पे, हाँ, दोनों शहरों में जो मीडिया एग्जिस्ट करता है, हाँ, वो सेम पेज पर नहीं है। अच्छा, सही, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। हाँ, बहुत सारे मामलात में मैं समझती हूँ कि काफ़ी सारे हमारे पुराने एक्टर्स आज भी ज़रा थोड़ा सा ओल्ड स्कूल है, बिकॉज वो अपनी जगह सही है, उन्होंने जितने तरीके से, जितने अरूज पे रहते हुए काम किया, हाँ, हमेशा उनकी सुनी गई। हाँ। अब जब यहाँ पे लोग ज़रा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं, आप देखें ब्रांड्स भी इन्वॉल्व होते हैं, फिर कॉर्पोरेट सेक्टर बहुत ज़्यादा उसकी एक अमल दखल होता है, तो उस चीज़ को अगर हम कहें कि नहीं जी, देखें आर्ट की खिदमत जो होती है ना, वो इन सब बिजनेस एलिमेंट्स को साइड पर रख कर ही की जा सकती है। हाँ। जो कि अब मैं समझती हूँ सिर्फ या तो थिएटर में लिमिटेड रह गई है या शायद ड्रामाज में थोड़ी बहुत आपको नज़र आ जाए। फिल्म के अंदर ये मसला है, हाँ, कि सबकी ही जो है ना ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखते हुए चलना होता है। सही। अब इस बात पे जब 2 जगहों की इंडस्ट्री सेम पेज पर नहीं आएंगी, हाँ, मेंटली एक जैसा नहीं सोचेंगी, हाँ, तो डिफरेंस आएगा। सेकेंडली एक और बात क्योंकि अब जैसे आपने जिक्र किया, हाँ, कि शान साहब की फिल्म आई और फहद मुस्तफ़ा की फिल्म आई, हाँ, शान से बड़ा मैं समझती हूँ हमारी इंडस्ट्री में कोई भी एक्टर नहीं हो सकता। हाँ, ठीक है, फहद की अपनी एक मकाम है, हाँ, वो भी सुपरस्टार्स की लीग में है, हुमायूं सईद है, इसी तरह अब हमारे और बेशुमार ऐसे एक्टर्स हैं, लेकिन शान ने जितना टाइम दे दिया है, उनका एक्सपीरियंस, उनका एक वो स्टारडम इज डिफरेंट, सही, इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड टाइम, ही इज अ वेटरन नाउ, ठीक है ना। तो अब मसला ये है कि वो रीजनल लैंग्वेज की फिल्म अगर बनाएंगे तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कराची में आधे से ज़्यादा लोगों को नहीं समझ में आती। हाँ। हालांकि आप देखें इस तरह सिंधी भी कितने सारे बेशुमार बेहतरीन एक्टर्स हैं। हाँ, तो टीवी के ऐसे जिनके सिंधी ड्रामे जब मैं चैनल्स पे देख रही होती हूँ, हाँ, तो मेरे बड़े फेवरेट है। गुल अब्बास एक एक्टर मेरे बड़े फेवरेट है। अच्छा, लेकिन वही बात है कि यहाँ पे जब तक वो उर्दू जबान में कुछ नहीं करेंगे, लोगों का एक जिसको कहते हैं ना फ्लो, वो कम रहेगा सिनेमा में। हर किसी को वो जबान नहीं समझ, लार्ज ऑडियंस को जब तक टारगेट नहीं करेंगे, ये उनके लिए एक जमाना था व्हेन दिस थिंग वाज अ कॉमन प्रैक्टिस कि जब फिल्म्स बनती थी तो डबल जो है ना वो डब होती थी। कराची के लिए उर्दू में होती थी, पंजाब सेक्टर के लिए पंजाबी में होती थी। इफ इट्स अ पंजाबी मूवी, उर्दू होती थी तो फिर वहाँ के लिए वो पंजाबी में डब होती थी। तो ये बायलिंगुअल एक चीज चलती थी, उसके अंदर होता था ऐसा। हाँ। अब वो है नहीं। सही। अब मयारी फिल्म भी बना रहे हैं, स्टोरी अच्छी बना रहे हैं, हाँ, एक्शन अच्छा भी बना रहे हैं, लेकिन सिंस इट्स इन पंजाबी, हाँ, तो वो हर किसी को नहीं समझ में आएगी। सही। मौला जट वाज एन एक्सेप्शन, उसमें शायद उन्होंने आई थिंक सबटाइटलिंग भी की हुई थी, और फिर एक फवाद खान और फिर वो ज़ाहिर जो फिल्म मेकर उसके थे, उनकी वजह से भी एक समझ ले कि बड़े हमारे यो अवाम भी जाके देख रही थी। बिल्कुल, हालांकि हमें तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहिए ना, हमें तो मूवीज को सपोर्ट करना चाहिए, जितनी ज्यादा बने उतनी अच्छी बात है। पब्लिक में भी पता नहीं क्यों लाहौर के एक्टर्स के लिए नहीं है टॉलरेंस। आप माने या ना माने, मुझे ऐसा फील होता है।
अच्छा, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि बस वो शौकिया जो कोई कमेंट्स करते हैं ना लोग, मैं समझती तो उनको कुछ ना कुछ ट्रोल करना होता है ना, क्या यही ट्रोल कर लेते हैं। नहीं, अगर आप इन कंपैरिजन किसी का किसी से नहीं, लेकिन अगर आप एक स्क्रीन पे इन तीनों बड़े स्टार्स को, हुमायूं सईद को, शान साहब को और फहद मुस्तफा को इकट्ठे भी रखे ना, तो वो तीनों जगमगाएंगे। तीनों जगमगाएंगे। वो तीनों एक दूसरे की ना तो जगह ले सकते हैं, ना एक दूसरे से सुपीरियर है, सब इतने अच्छे, तो वाई एक साथ क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल बिल्कुल, मिलके काम किया जा सकता है। और जो हमारी कंट्री के स्टार्स हैं ना, उनको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। ट्रोलर्स जिस तरह की बातें लिखते हैं या लोग जिस तरह की बातें करते हैं, ये बहुत मखसूस तबका होता है जो आई डोंट नो व्हाई बनता जा रहा है सब, मखसूस बनता जा रहा है। टेरेबल। आप देखिए दूसरी इंडस्ट्रीज में वहाँ की आवाम कितना अप्रिशिएट करती है, चाहे उनका कोई 80 साल का एक्टर भी आ जाता है, बिल्कुल उसकी स्टार वैल्यू वो वैसे ही बरकरार रखते हैं। यहाँ पे पता नहीं किस वजह से आप अपने ही मुल्क के लोगों को कचरा समझना शुरू कर देते हैं, सिर्फ क्योंकि अगर उन्होंने कल्चरली कुछ चीजें ऐसी कर ली जो आप नहीं देखते। गंडासे वाली फिल्में कर ली या घोड़ों पे बैठकर भागने वाली फिल्में कर ली, तो वो बुरे कहीं से नहीं, उनकी क्लास जो है ना उसको कोई मैच नहीं कर सकता। चले जी, हिना रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं। ईद का मौका है, मजे मजे की हम बातें कर रहे हैं। अभी हमने मूवीज की बातें की हैं, इसके बाद हम खाने पीने की बात करते हैं और फिर मजीद आगे पूछते हैं कि हिना के फेवरेट स्टार्स कौन कौन से। एक ब्रेक, उसके बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक। भाई हिना रिजवी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ईद के मौके पे मज़े मज़े की बातें हो रही हैं। तो अभी ब्रेक में मैं पूछ रही थी कुकिंग के हवाले से, तो उन्होंने कहा कुकिंग तो मुझे ऐसी वैसी आती है। तो भाई ये जो आपको ज़बरदस्ती कुकिंग करना आती है, हमें भी बताएं क्या क्या पका लेती हैं आप, और स्पेशली बड़ी ईद पे आप क्या पकाएंगी? देखिए, जैसे मैंने बताया कि गोश्त की आइटम्स बनना ज़रूरी है। तो मैं निहारी बड़ी अच्छी बना आज फिर क्या बना रही हैं आप? मैं मटन निहारी का है। मटन निहारी का प्लान। सही। मैं खुद बड़े शौक से खाती हूँ। अच्छा, इसलिए मुझे मटन निहारी पसंद भी है। तो मैं मटन निहारी बनाऊँ। घर वाले आपकी कौन सी डिश को बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि भाई ना आप ये डिश बड़ी जबरदस्त बनाती हैं? मैं जो भी बना दूँ उस पे मुझे कभी भी ना तनकीद का शिकार नहीं हुई, कभी भी। हाँ, दे लव व्हाटएवर आई कुक, बिकॉज मैं जब भी बनाती हूँ बड़े खुलूस से, बड़े दिल से बनाती हूँ। हाँ, ये बात और है कि मुझे अपने इसको जिसको कहते हैं ना कि काम की वजह से मुझे बड़ा कम मौका मिलता है, लेकिन व्हेनेवर आई डू इट्स फ्रॉम माय हार्ट एंड सोल। तो इसलिए बड़ी ईद पे तो कुछ ना कुछ स्पेशल बनाती हैं। वो मैं जैसे बताया, मटन निहारी। सही। और मजीद क्या क्या चीजें स्पेशल बनाती हैं? उसके अलावा हलीम बहुत अच्छा बना लेती हूँ मैं। मुझे पुलाव भी आता है बनाना। अच्छा। हाँ, काफी चीजें बना लेती हूँ। मोस्टली कॉन्टिनेंटल डिशेस आर समथिंग आई एम मोर क्योंकि ईद पे तो ज्यादातर लोग बारबेक्यू कर रहे हैं या वो फ्रेंड्स वगैरह को बुला रहे होते हैं। देखिए ऑलरेडी इतना गर्म है, बंदा बारबेक्यू क्या करे? सही। तो इसलिए फिर आई प्रेफर कि नहीं, ऐसी चीजें बना लें जो आप एसी में बैठकर अगर खाएं और आपके पसीने भी आ रहे हो ना, तो आपकी तबीयत सेट रहे, जरा आपका पेट भी भर जाए और बोझल बोझल भी लगेगी। एनवायरनमेंट के हिसाब से आपको बहुत जो है ना हैवी चीज़ खा रहे हैं। अच्छा जी, अब कुछ बात कर रहे थे स्टार्स के बारे में। मैं जिस तरह से पूछ रही थी ब्रेक में हिना से, हिना ये बताएं कि आपके फेवरेट स्टार्स कौन से हैं और आजकल जो काम हो रहा है अभी रिसेंट ड्रामास में, वो कैसा हो रहा है? मैं समझती हूँ बड़े अच्छे एक्टर्स का इजाफा दिन ब दिन होता चला जा रहा है। मेरे पर्सनल फेवरेट्स में टेलीविजन में से या इवन जो करंट फिल्म सिनारियो है उसमें से मेरे ऑल टाइम फेवरेट हमेशा से रहे फैसल कुरैशी फ्रॉम टेलीविजन। अच्छा। हाँ, बिकॉज ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर, वेरी वर्सटाइल, और फिर जो सा भी किरदार उनको दिया जाए ही शेप शिफ्ट्स हिमसेल्फ। हाँ, ऐसा लगता है कि वो उन्हीं के लिए बनाया गया। उन्हीं के लिए बनाया गया। सेकेंडली, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ फहद मुस्तफा। आई एडमायर हिज एक्टिंग, हिज स्टाइलिंग, एवरीथिंग अबाउट हिम। और फिर बाकी फीमेल एक्ट्रेसेस में मैं आपको बताऊं, सबा कमर मेरी बहुत फेवरेट है। अगेन वेरी वर्सटाइल और इतना मतलब जो भी कैरेक्टर है ना, इसलिए वो ये भी एक वजह है। उसके अलावा और बहुत सारी जो नया लॉट है उसके अंदर कुछ लड़कियां हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। सही। जैसे कि अच्छा सवाल है। बताएं बताएं बताएं। मैं यही सोच रही हूँ। चलिए मैं नाम ले देती हूँ। हानिया आमिर अच्छी हैं, बिल्कुल अच्छी हैं, लेकिन जिनको मैं ज़रा शौक से मैं आपको बात बताऊँ, ये सब एक
लीग में हैं और माशाल्लाह ये सब बहुत अच्छा करें। लेकिन मेरी नज़र में ना जो बहुत ही अपने कैरेक्टर को समझ के और जितना नेचुरल पॉसिबल होना, मैं उस एक्टर को एडमायर करती हूँ, कोई सा भी हो, कोई सा भी हो, मेल फीमेल बोथ। सबा में मुझे एक क्वालिटी नज़र आती है। उसके अलावा फिर मुझे इकरा अजीज़ बहुत पसंद है। आई फाइंड इकरा अजीज़ वेरी प्रिटी, वेरी नेचुरल। अगेन जो सा कैरेक्टर आप दे दें वो उसमें सजती हैं। सही। तो ये दो मेरी काफ़ी फेवरेट है। ये फेवरेट है आपकी, सही। अच्छा, अभी जो हमारे ड्रामा इंडस्ट्री में काम हो रहा है माशाल्लाह से बहुत काम हो रहा है, लेकिन क्या समझती हैं, अच्छा काम हो रहा है, मतलब बेहतर काम कर रहे हैं, या जिस तरह से आप लोग थोड़ा पहले करते थे बड़ा देखभाल के कि भाई प्रैक्टिस भी करनी है, कैरेक्टर को भी समझना है, अभी ऐसा नहीं लगता आपको थोड़ी सी जल्दबाजी है? देखिए ये चीज़ ज़रूर लैक करती है कि रिहर्सल का टाइम एक पहले जिस तरह के ड्रामाज, लेकिन वो अगेन फिर वो कैमरास भी प्लेस्ड होते थे, वो लाइटिंग भी पहले से हुई होती थी, बड़ा फुर्सत का दौर था क्योंकि चैनल्स इतने सारे नहीं थे। सही। अब क्या है कि क्योंकि इसमें एक बिजनेस का एलिमेंट भी शामिल है, तो वो फिर जल्दी जल्दी जब तक ना करे ना, और अच्छी बात क्या है कि हमारे एक्टर्स हैं इतने पॉलिश्ड कि उनको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। सही। वो आते हैं, बहुत हद है, उन्होंने लाइंस अपनी जो है ना रिहर्स कर ली, रीडिंग सेशन उन्होंने कर लिया, एक दफ़ा बैठ के साथ में सब, अगर बड़े सीन है तो वो सब अच्छा कर लेते हैं। हाँ, जो चीज़ अगेन मैं समझती हूँ एक बैकबोन होती है किसी भी चीज़ की कामयाबी का, दैट इज़ द स्क्रिप्ट, चाहे वो फिल्म हो चाहे वो टेलीविजन हो। सही। तो अगर आपका स्क्रिप्ट अच्छा है, उसमें आप नई कास्ट लेकर भी ज़रा, एक जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ एक सीरियल का, मैंने देखा नूरुल हुदा शाह का वो स्क्रिप्ट था, इट वाज कॉल्ड सल्तनत। अच्छा। ये अभी साल डेढ़ दो पहले ही चला है। ऑलमोस्ट सारी कास्ट नहीं थी माँ सिवाय एक दो एक्टर्स के। जैसे उसमें मोहम्मद अहमद साहब और सबा फैसल और हुमायूं अशरफ, इमरान असलम, ये थे जो एग्जिस्टिंग कर रहे हैं। बाकी सब, उस्मान उसमें नया था, एक बच्ची वहाँ वो नई थी, फिर एक और है लड़की वो नई थी, मतलब सब नए थे। लेकिन वो स्क्रिप्ट इतना ग्रिपिंग था, उसकी स्टोरी इतनी फैसिनेटिंग थी, इतनी इंट्रिगिंग थी कि आप उसमें मुसलसल इंगेज थे। आपको हर एपिसोड के बाद ये फीलिंग आ रही होती थी कि व्हाट नेक्स्ट, अब स्टोरी ने कहाँ किस तरफ जाना है, राइट। हाँ। तो वहाँ पे फिर वो परफॉर्मेंस जो है वो इतना मैटर नहीं करी थी, हालांकि उस पर भी अपना तो 100% सबने दिया, लेकिन वो चीज़ समहाउ कहीं कैमोफ्लेज होके वो इतना अच्छा गया। सही। इसी तरह एक और चीज़ थी मैंने पिछले दिनों देखी, उसमें भी मैंने ये फील किया कि यार स्टोरी इतनी अच्छी, परीज़ाद का आप देख लीजिए, परीज़ाद की क्या अमेजिंग, हालांकि उसमें अहमद के अलावा सही या उष्णा या जो मेन थे अपना सबूर थी, तो वो सब एक्टर्स, लेकिन बहुत सारे नए भी थे। हाँ। इस्लामाबाद के बहुत सारे एक्टर्स थे जिनको हमने नॉर्मली नहीं देखा था, बट वो किरदार इतने स्ट्रॉन्ग थे, इतनी डेप्थ थी उनमें कि आपके सामने। असल में ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि एक तो स्टोरी, मतलब राइटर ने किस तरह उसको लिखा है और डायरेक्ट करने वाले ने किस तरह काम निकलवाया है एक्टर से, ये बड़ा ज़रूरी होता है ना उसमें। अभी फरहान सईद का जो एक ड्रामा आ रहा है, आई गेस आप शायद देख रही होंगी या फॉलो कर रही हैं, लेकिन बड़ी अच्छी उसकी स्टोरी है, क्योंकि अगर एक मतलब 1 मंथ है और उसमें 1 मंथ के अंदर अगर सारे चैनल से सारी ही ड्रामों की लव स्टोरी वाले ड्रामाज आ रहे होते ना, तो समहाउ उसमें से बहुत सारे लोग वो ड्रामाज नहीं देख रहे होते या फॉलो भी करते हैं या नहीं करते, कोई एक ही उसमें से जो है वो हिट हो रहा होता है, और वो ड्रामा होता है जिसकी स्टोरी लाइन वाकई बहुत अच्छी होती है या बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होता है उसके अंदर। जैसे कभी मैं कभी तुम में था, फहद वाला जो ड्रामा था वो बहुत ज़्यादा हिट गया, पूरा पाकिस्तान बैठा हुआ है जी कि जी लास्ट एपिसोड कब है, मतलब सब वेट कर रहे थे उसका। उसको फ्लॉलेसली लेकर जो है ना चले आए। एक स्टोरी की ट्रांजिशनिंग किस तरह यहाँ से यहाँ तक वो कैसे पहुँचा, तो ये स्टोरी टेलिंग जो है ना, इट इन इटसेल्फ इज एन आर्ट। सही। मोहम्मा की मिसाल ले लें आप कि वो मतलब वो एक रूम से शुरू हुआ, उन्होंने दिखाया कि जी वो सबा कमर जो है वो स्टोरी जो थी बिल्कुल भी नॉर्मल जो हमारे ड्रामास चल रहे हैं वैसी स्टोरी जैसी नहीं है, बड़ी डिफरेंट स्टोरी थी, वो बहुत ही एक मिस्टीरियस और वियर्ड सी स्टोरी है। शुरू में तो जब वो ड्रामा शुरू हुआ तो मैंने सॉ सबा कमर, तो मैंने कहा ये शायद कोई जिन भूत वाला मुझे कोई ड्रामा लग रहा है, कोई मिस्टीरियस स्टोरी लग रही है, कोई हॉरर चीज़ बाद में सामने आएगी। पता चला नहीं, वो उनका जो है पीछे ट्रॉमा और वो सारा कुछ था जो साइकोलॉजिकली उनको इफेक्ट हुए, फिर उसके बाद वो जो सारा और ऐसा रियल लाइफ में ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं। आई हैव कम अक्रॉस सच पीपल जिनको मैंने देखा है कि लाइफ में बिल्कुल नॉर्मल दिखते थे। हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारी ऐसी मिसालें थी, बड़ी मशहूर एक्ट्रेसेस
रूही बानो साहिबा, हालांकि शी वॉज स्किज़ोफ्रेनिक, और वो ग्रेजुअली उनकी डिजीज़ इतना एज के साथ साथ बढ़ती गई कि वो लास्ट में आप देखें, मतलब वो बिल्कुल, उनको ये भी होश नहीं होती थी कि उन्होंने क्या पहना। मैंने पर्सनली उनसे एक मुलाकात मेरी हुई थी। अच्छा, हाँ, सही। और ये कहीं ना कहीं शुरू से एग्जिस्ट करती थी, वो चीज़ बढ़ गई, एंड जिसको होती है वो डिजीज़ वो भी अवेयर नहीं होता। तो मेंटल हेल्थ इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम। यस, मेंटल हेल्थ इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम। और मेरे ख्याल में एक प्रॉब्लम ये भी है कि जब आप लोग सेट्स पे मौजूद होते हैं, एक दूसरे के साथ काम करते हैं, जाहिर सी बात है वो एक फैमिली इन्वायरमेंट बन जाता है। फॉर द टाइम बीइंग आप सब एक दूसरे के साथ फैमिली ही फील कर रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ बड़ा अच्छा काम कर रहे होते हैं। अपनी फैमिली के साथ का वक्त नहीं गुजरता जितना उनके बिल्कुल, साथ लोगों के गुजरता है। साथ वक्त गुजरता है। मगर हमारी मीडिया फिटर्निटी में मैंने स्पेशली एंटरटेनमेंट साइड पर ये बहुत देखा है कि लोग बाद में अपने सीनियर्स की भी वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहे होते, या फिर वो उनके साथ उस तरह से रब्ता नहीं रखते। यानी अगर किसी को पता है कि कोई सीनियर एक्टर है, कोई सीनियर एक्ट्रेस हैं, वो अकेली हैं, आप किसी को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं भी कर सकते, मॉरल सपोर्ट तो दे सकते हैं। मॉरल सपोर्ट तो दे सकते हैं, वंस इन अ ब्लू मून कभी मैसेज कर दिया, कभी पूछ लिया। सबा, मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ स्टार्स हमारे सीनियर्स जो हैं वो पॉडकास्ट वगैरह में सब नजर आते हैं, शिकायतें करते हुए, बात करते हुए, ये सारा नहीं, कुछ। देखिए इसमें दो तीन बातें हैं कि एज अ ह्यूमन आपको थोड़ा सा आप में एम्पैथी होना ज़रूरी है। हाँ, जो कि मैं आई फील वन ऑफ दोज लकियर वंस कि जिन लोगों को मैं जानती हूँ, मेरी कोशिश रही है, इफ़ नॉट एवरी डे देन एटलीस्ट सम टाइम, मैं बहुत सारे ऐसे सीनियर एक्ट्रेसेस हैं या एक्टर भी हैं जिनसे मैं कहीं ना कहीं राब्ते में सलाम दुआ भी रखती ज़रूर हूँ। सो आई नो कि हाउ दे आर। लेकिन हमारी शायद आज की उसको कहते हैं ना, हसल बसल ने, एवरीडे लाइफ ने सबको इतना मसरूफ़ कर दिया है। ये मैंने खुद अभी पिछले दिनों जब मेरी तबीयत खराब हुई तो मैंने देखा प्यार मुझसे सब इतना करते हैं कि उसके बाद जिनसे कितने कितने अरसे राब्ता नहीं था, उन सब ने भी राब्ता करके मुझसे पूछा कि मैं कैसी हूँ। हालांकि उनका कोई मैं क्लियर कर दूँ, वो सीरियस मसला नहीं था। सही। मुझे साइनस का प्रॉब्लम है, डस्ट से बहुत सिवियर एलर्जी है। मैं नेबुलाइज करा रही थी और ड्रिप में एंटीबायोटिक ले रही थी, जिसको वो फिर बड़ा बना दिया। मैं भी सोचती थी कि हिना की तबीयत पूछ लेती हूँ, लेकिन सॉरी, आई एम फाइन। मुझे डस्ट से इशू हो जाता है बहुत ज़्यादा, सांस का। एनी हाउ, तो अब मैं बताई थी जैसे आपको कि हसल बसल जो हमारी एवरीडे लाइफ की, उसने सबको इतना बिजी कर दिया है कि किसी के पास किसी के लिए वक्त नहीं है, किसी के पास ना कंसर्न है ना वक्त है, क्योंकि प्रॉब्लम्स में सब इतना उलझे हुए हैं। जिसकी अगर 5 लाख भी सैलरी है ना, तो उसके ख्वाब 10 लाख के हैं। जिसको 1 लाख मिल रही है वो उसमें खुश नहीं है, जिसको 10 लाख मिल रही है वो उसमें खुश नहीं है। ये कंटेंटमेंट आपके अंदर से, आपके वजूद के बीच से जो है ना आना ज़रूरी है कि आपको अल्लाह ताला जो देखे। पहले क्या होता था, हम जो अपनी माओं को बचपन से सुनते हुए आए हैं या नानियों को, दादियों को, कि बेटा नसीब से अल्लाह हर चीज़ दे देता है। सही। और बेशक नसीब से ही अल्लाह ताला देते हैं और आपकी मेहनत से देते हैं। एक ब्रेक, उसके बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक। तो हिना रिजवी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और मैं सोच रही हूँ कि इतना कम टाइम है लेकिन कितनी सारी बातें कर रही हैं, तो बातें करते हैं भाई फिर। अच्छा, ईद का दिन है, ये बताइए कि ईद की थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में लेके जाते हैं। ईद की आपकी सबसे अच्छी मेमोरीज क्या हैं, बचपन से लेके अब तक जो आपको ईद याद रह गई हो? हर इंसान की ज़िंदगी में कोई एक ऐसी ईद होती है बचपन से लेकर बहुत सारी हैपनिंग्स हुई भी होती हैं। मेरी हर अच्छी याद जो ईद की है ना, वो मेरी वालदा के साथ जुड़ी थी। अच्छा, मतलब अम्मी ने ईद के अलावा भी, बर्थडे हो तब भी, कोई और ओकेजन ऐसा हो तब भी, लेकिन हमेशा से, क्योंकि आई वॉज द यंगेस्ट और मैं छोटे होते हुए शायद अम्मी से, मतलब अम्मी की मेरी बॉन्डिंग आज तक वैसी ही है। सही। लेकिन एक होता ना कि छोटे बच्चे को अटेंशन ज़्यादा मिल रही होती है और सारा कुछ घर में भी सुकून, तब तक वो स्ट्रगल टाइम गुजर चुका होता है। तो अम्मी का मुझे ना शॉपिंग पे लेके जाना ईद के लिए, फिर पसंद से हर चीज़ दिलानी, और आज तक ऐसे ही है कि वो अगर भले मेरे साथ उस तरह से ना बाजार में घूम सके या कुछ, लेकिन शी वुड ऑलवेज आस्क मी, और फिर वो कहती हैं अच्छा तुम ले लो, हम तुम्हें पैसे देंगे, और फिर वो ज़बरदस्ती मुझे पैसे देती हैं। सही कि नहीं ये तुमने जो ना, और इस बार भी जैसे उन्होंने मुझे बहुत प्यारा जोड़ा दिया, मैं वो बिल्कुल अभी शाम में पहनूंगी। उसके बाद आई एम इनवाइटेड समवेयर, मैं वो पहन कर जाऊंगी। सही। चलें जी, ये बड़ी खूबसूरत मेमोरीज होती है ना कि हर इंसान की कुछ यादें होती हैं ईद से रिलेटेड।
अच्छा ये बताइए कि फ्रेंड्स हैं आपकी, दोस्तें वगैरह हैं? मैं ज़िंदगी में अपना दोस्तों के मामले में बहुत अपना लिमिटेड सर्कल मैंने कर लिया। अच्छा, हाँ। ये आपने बहुत अच्छा किया। हाँ, उसकी वजह है मैं कहती हूँ सबा, जो भी रिश्ते चाहे आपके करीबी हों चाहे दूर के हों, टॉक्सिसिटी जहाँ भी एग्जिस्ट करती है ना, आप उससे 4 कदम पीछे हट जाएं। हाँ, ज़रूरत नहीं है कि उस मेस का हिस्सा बनने की। सही। तो मेरी गिनी चुनी 3 या 4 ही से फ्रेंड्स हैं। हाँ। और बेहतरीन फ्रेंड्स हैं, मेल फीमेल बोथ। सही। मतलब बहुत लिमिटेड सर्कल है। वो लोग ऐसे हैं कि जिनको आधी रात भी मेरे घर एक्सेस है आने का, दे आर लाइक फैमिली। सही। उसके अलावा आई एम वेल एक्वेंटेड विद एवरीवन। अल्लाह का शुक्र है, इवन इंडस्ट्री में मेरे जितने कोलीग्स हैं, हाँ, सबसे बहुत प्यार है। हाँ। ये सब अपनी लाइफ में बिजी है, पर्सनल में हमारा उस तरह से मिलना नहीं। सेट पे इतनी दोस्ती है कि गेम्स खेल रहे हैं, गाने गा रहे हैं, हाँ, मजाक चल रहे हैं, खाने पीने चल रहे हैं, हाँ, ये भी होता है। हाँ, तो मैं बहुत लिमिटेड सर्कल है, बहुत लिमिटेड सर्कल। अच्छा, वो कहते हैं जिनका सर्कल लिमिटेड होता है वो बड़ा पीस में रहते हैं, उनको बड़ा मेंटली जो है ना वो, अगर आपको आज के दौर में मेंटली सेन रहना है, पागल होके अपने बाल नहीं नोचने, तो आप सिर्फ अपने से जो कहते हैं जिनसे आपकी ज़हनी हमआंगी हो, ऐसे ही दोस्त रखिए और उन्हीं में खुश रहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि अच्छे कम रखें लेकिन अच्छे दोस्त रखें ना, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि वो आपको उस तरह से मेंटली जो है ना वो मिसगाइड नहीं कर रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको मिसगाइड भी कर रहे होते हैं, आप कुछ बहुत बेहतर कर रहे होते हैं लेकिन वो आपको आके कहते हैं नहीं। यहाँ पे सबब फिर आती है आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस। हाँ, कि आपको इमोशनली थोड़ा सा इंटेलिजेंट होना ज़रूरी है, जो कि ग्रेजुअली ज़ाहिर है जब तक एक एक्सपीरियंस से आप नहीं गुजरते आपको समझ नहीं आती इस बात की, लेकिन जब आ जाए तो यू शुड ऑलवेज नो द थिन लाइन, जहाँ के आपको कोई मैनिपुलेट कर रहा है इनटू अ सिचुएशन, या वो आपको जेन्युइन कोई मशवरा दे रहा है, जेन्युइन। इस चीज़ के लिए आपका अपना अक्लमंद होना ज़रूरी है। सही। तो मैं अल्लाह के शुक्र है काफ़ी हद तक हो चुकी हूँ, इतनी वाइज तो हो चुकी हूँ। सही। अच्छा, जब कोई स्क्रिप्ट आता है, कोई ड्रामे की ऑफर आती है, तो उस वक्त क्या मतलब थॉट होता है कि पहले स्क्रिप्ट देख लूँ कौन सी प्रोडक्शन है, डायरेक्टर कौन है, या आप किस तरह आप चूज़ करती हैं अपना करेक्टर? देखिए, अल्लाह का शुक्र है सो फार सारे ही मुझे अच्छे प्रोडक्शन हाउसेस से काम क्योंकि करती आई हूँ उनके साथ, तो ऑफर्स भी ज़्यादातर उन्हीं से आती, घूम फिर के एक प्रोजेक्ट में दूसरा। हाँ, मेरी ये चीज़ के मामले में थोड़ा सा स्क्रिप्ट के मामले में हूँ पर्टिकुलर, कि स्टोरी कैसी है, उसमें कोई किरदार इतना गया गुजरा तो नहीं है कि जो अप टू द मार्क ना हो। हाँ। फिर हाँ, कुछ लोग जो मुझे पता है ना कि प्रोफेशनली मेरा इनसे नहीं बनती है, अंदर से कभी मैंने कहा नहीं, क्योंकि वो सभी दोस्त हैं ज़ाहिर है, इंडस्ट्री में घूम फिर कर वही लोग मिलते हैं। लेकिन ऑन सेट जो मैंने एक्सपीरियंस किसी के साथ भी अगर थोड़ा बहुत ऊंच नीच वाला कर लिया हो ना, देन आई प्रेफर कि मैं उनका फिर प्रोजेक्ट ना करूं। किसी के साथ हुआ है सेट पे कोई झगड़ा वगैरह? नहीं, झगड़ा मेरा ना कभी किसी डायरेक्टर से सच हुआ और ना ही किसी और से। हाँ, प्रोडक्शन वालों से कभी कभार तू मैं लेकिन उनको पता है कि आपा जो है ना वो दिल की साफ है, ये बोलेंगे लेकिन फिर भी काम को कभी खराब नहीं करेंगे। तो वो तो बेचारे बच्चे वो खुद मजबूर होते हैं, सारी टीम वाले, उनको क्या मैंने कुछ कहना। लेकिन हाँ, जैसे कुछ हैं लोग ऐसे जो मेरे फेवरेट नहीं है, वो सबके साथ ही होता है, क्योंकि मेरी जो है ना, मैं देखा है कि वर्क एथिक नहीं मिलता उनसे। बोलती मैं नहीं हूँ ज़ाहिर, अब जब एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया तो उसको एंडिंग तक लेकर भी हम सब नहीं जाना है, और टीम वर्क काउंट्स। लेकिन अगर मैंने देख लिया कि नहीं यार, मैं बहुत ख्वाह रही हूँ इनके प्रोजेक्ट में, या मुझे बहुत ही कॉर्नर्ड फील कराया गया है, तो आई प्रेफर नॉट वर्किंग विद दोज पीपल अगेन। सही। अच्छा, आजकल बहुत सारे सीनियर्स ये बड़ा शिकायत करते हैं कि जो जूनियर्स आ रहे हैं वो उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं करते सेट पे, और वो तो जी सलाम नहीं किया और ये सारा कुछ डिसरिस्पेक्ट किया। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? बाकी हैं कुछ जूनियर्स इस तरह से? बताऊँ, बेसिकली आजकल की जनरेशन का बहुत बड़ा मसला हो गया है, इन्हें इतना ज़्यादा शुरू से हाथ में गैजेट दे दिया गया है कि इनको किसी से 1-to-1 बात करने का कॉन्फिडेंस शायद नहीं है ही नहीं। इट्स नॉट अबाउट एनीबॉडी बीइंग देयर सीनियर, वर्क वाइज वो सीनियर हो सकते हैं, एनर्जी शायद उनकी उनसे भी ज़्यादा यंग हो, तो बात वो नहीं है। यहाँ पे कम्युनिकेशन का हमारे माशरे में एक बहुत बड़ा इशू है। मुझे इनसे कोई बात करनी होगी, मुझे नहीं पता, मैं अपने ईगो में बैठी रहूंगी, मैं क्यों करूं? दूसरा आके कर दे, भाई क्यों? आप जब तक एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, आप ह्यूमन टू ह्यूमन बात नहीं होगी आपकी, प्रॉब्लम कभी रिजॉल्व नहीं होगी।
और जूनियर सीनियर्स का मैं क्यों बोलूं, मेरा तो कभी भी किसी के साथ बैड एक्सपीरियंस, मेरी तो सबसे इतनी दोस्ती हो जाती है, लेकिन जो जितनी इज्जत करेगा वो उतनी ही पाएगा। नहीं कर रहे, सलाम अल्लाह के लिए कि दुआ है कि आप पर सलामती हो। अगर वो चीज़, वो बेसिक एथिक्स घर से ही नहीं सीख कर कोई आया हुआ, तो मैं उसको क्या सिखा के कर लूंगी? ना मैं उससे ऑफेंड होंगी, उसका मिजाज है, वो अपना माइंड योर ओन बिजनेस। बहुत सारे लोगों को ये मसला हो जाता है, जी बीबी तुम्हें तो ये नहीं बीबी ये फलाना, ये मैं नहीं कर सकती। आई कांट डू इट विद अ जूनियर। तो मैं खुद भी कभी जूनियर थी, बिला वजह जब मैं इतनी इज्जत दे रही होती तब भी लाज जूते पड़ रहे होते थे। ऐसा भी मेरे सीनियर्स ने मेरे साथ किया। जूनियर्स ने ये भी कहते हैं, कुछ जूनियर्स मेरी बहुत सारे ऐसे नहीं, मेरे साथ ये हुआ है पर्सनली, लेकिन आज आई वोंट नेम दोस एक्टर्स और दोस डायरेक्टर्स। क्या हुआ था थोड़ा सा बताएं। नहीं वो बस वो एक रैगिंग सी नहीं होती सेट पे, हाँ जी उठ के लाहौर से आ गए, लाहौर से आ गए अगर उठ के, तो क्या लाहौर में कल्चर नहीं था, लाहौर में एजुकेशन नहीं थी, या लाहौर में हमें तमीज नहीं सिखाई गई? अल्हम्दुलिल्लाह आपसे ज्यादा है, अच्छे बड़े की बुरे की, छोटे बड़े सबकी तमीज है। लेकिन इट्स नॉट अबाउट लाहौर और कराची। दोनों, मैं तो दोनों शहरों से हूँ, मेरा तो खानदान कराची का है, मैं लाहौर आधी लाइफ गुजरी, आधी लंदन गुजरी, तो आई रिस्पेक्ट द फ्रेटर्निटी इन इटसेल्फ। लेकिन ये मसले मसाइल जो है ना, मैं कहती हूँ भाई आई हैव बीन थ्रू इट, मैं अपने जूनियर के साथ ही कर नहीं सकती। जो मुझे इज्जत से प्यार से मिलेगा मैं उसको उतनी इक्वल इज्जत, जो नहीं करना चाहता बात, इट्स देयर चॉइस। सही। अच्छा है ना, आजकल कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है, मतलब जैसे सबा कमर है तो उनका कंपैरिजन हानिया के साथ कर देंगे कि भाई हानिया जो है वो ज़्यादा फेमस दोनों है, की शक्लें मिलती हैं, ना दोनों का जो है ना दोनों का काम मिलता है, बिल्कुल काम का जॉनरा एक सा है। अभी रिसेंटली मैं देख रही थी सोशल मीडिया पे कि somebody was you know commenting that कि बल्कि उन्होंने एक प्रॉपर पोस्ट लगाया हुआ था, मैं नाम तो मेंशन नहीं करूँगी, कि जी हानिया आमिर इस दौर की जो है वो बाबरा शरीफ है। देखिए मेरी बड़ी सिंसेरिटी बॉलीवुड इंडस्ट्री से है। बाबरा शरीफ was, is and shall remain an outstanding actress, a big name for the industry। चाहे जब सिनेमा हिस्ट्री लिखी जाएगी ना, तो मैं समझती हूँ बाबरा शरीफ का नाम शायद दूसरे या तीसरे नंबर पर ही आएगा amongst the other legends। तो आप देखिए हानिया ने मोस्टली टेलीविजन किया है, 2 से 4 फिल्म्स की होंगी और कमर्शियल्स बेशुमार किए हैं। हानिया इज अमेजिंग, शी इज अ प्रिटी गर्ल, शी इज टैलेंटेड, लेकिन आप कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं? हाँ, तो वही तो मैंने कहा ना कि आजकल ये कंपैरिजन हो गया है। 20-30 साल की कंट्रीब्यूशन है और दूसरी तरफ चंद साल की है। देखिए दोनों के काम तक का वेट फर्क है। जब जिस टाइम में बाबरा शरीफ ने फिल्म्स की, या रानी बेगम ने की, या नीली ने, नादरा ने, वो जितनी भी उस दौर की एक्ट्रेसेस थी, उस वक्त तो गाने भी फिल्मों में होते थे, डांस भी होते थे, बड़े अच्छे बड़े बुरे किरदार भी होते थे, घोड़ों पे बैठ के भागना भी होता था, एक्शन सीक्वेंसेस होते थे। अब तो ऐसा कुछ भी नहीं, अब तो आधे से ज़्यादा काम तो VFX पे हो रहा है। तो दोनों के काम की क्या सिमिलैरिटी है? हाँ, तो वही तो मैंने कहा ना कि अब ये कंपैरिजन इज अमेजिंग फॉर दिस टाइम। हाँ, बाबरा शरीफ इज अ लेजेंड, हाँ, एन आइकॉन। ठीक है, अब वो उस तरह से काम नहीं करी क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में फिल्म्स नहीं बन रही उस तरह। वही आप पड़ोसी मुल्क में देख लें, जितनी पुरानी एक्ट्रेसेस उनकी थी, आई विल नॉट नेम देम ओवर द चैनल, लेकिन कितनी हैं जो लीडिंग एक्ट्रेसेस थी आज वो कैरेक्टर रोल्स करती क्योंकि फिल्म ज्यादा बन रही है। हाँ, तो अगर मौका दिया जाता तो शायद बाबरा शरीफ भी कर रही होती। सही, बिल्कुल, हाँ ये तो है। अच्छा चलिए जी, ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक लेते हैं छोटा सा, फिर उसके बाद वापस आते हैं और डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हिना रिजवी और उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबा कैसी है? अच्छा जी, मुझे पता है कि आगे आप क्या स्किप कर रही हैं। जी सबा मशहूर ही बहुत हो गया ना किसी वजह से। किसी वजह से, एग्जैक्टली। चलिए जी, ये बताएं कि इस ईद पर क्या कुछ हो रहा है भाई? इस ईद पे बस हंगामा हो रहा है, हल्ला गुल्ला हो रहा है हर ईद की तरह, और ईद ख़त्म होते ही रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने वाली, तो उसकी भी तैयारियां साथ साथ चल रही हैं। और आपको पता है ईद हमेशा, ईद कुर्बान जो है वो आती गर्मी के मौसम में, तो बस वो इतना ज़्यादा गोश्त खाने का कोई प्लान नहीं है। लेकिन मुझे पता है दावत में या और जगह पे बनना ही, क्योंकि गोश्त की डिशेज हैं, तो उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। सही, बिल्कुल सही कह रही हैं। तो अब ईद के दिनों में पहले दिन दूसरे दिन क्या मसरूफियात रहती है? देखिए मेरे घर में तो हमेशा से एक ट्रेडिशन रहा है कि अम्मी हमेशा सेवइयाँ बनाती थी, और जाहिर सी बात है विद टाइम वो जिम्मेदारियां घर के जो है ना हाउस हेल्प को दे दी जाती हैं, या बच्चे बना रहे होते हैं,
तो इस दफ़ा मेरा प्लान है कि अपनी अम्मी के उस ट्रेडिशन को कंटिन्यू करते हुए इस बार मैं सेवइयाँ सबसे पहले बनाऊंगी। अरे वाह। और उसके बाद फिर हाँ गोश्त की कोई आइटम बनानी तो पड़ेगी, पुलाव या कोई ऐसी चीज फिर क्योंकि आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ कुकिंग, तो मेरा दिल करता है कि तो अब ईद पर हम आपके यहाँ मौजूद हैं, मतलब आपके पास आए इंटरव्यू लेने के लिए, तो मेरे ख्याल में अब हम हिना से कहेंगे कि इस इंटरव्यू के बाद ना सेवइयाँ हमें खिलाई दें फिर आप। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। क्यों नहीं ये आप भूल गई थी सेवइयाँ वाली बात। ऐसा हो नहीं सकता, क्यों नहीं। सही, बिल्कुल। चलिए जी, हिना हमारे साथ मौजूद है, तो हिना से मजे मजे की बातें करें। हिना ये बताएं कि ईद पे पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन क्या मसरूफियत होती है ना, कि आज के दिन तो ये हमारे साथ हैं, बताइए भाई क्या 3 दिन मसरूफियत रहती है? पहले दिन आप गेस्ट को बुलाते हैं या आप कहीं खुद गेस्ट होके बन के जाते हैं, क्या है? हम लोगों का एक ट्रेडिशनली एक फैमिली जो है ना वो लंच या डिनर होता है। हाँ। अगर मीठी ईद हो तो हम लोग बाहर जाके कर लेते हैं, क्योंकि मोस्टली घर में वालदा और मैं ही होते हैं। अच्छा। और जो हाउस हेल्प है सारे वो होते हैं, तो या तो जाके कर लिया या फिर घर में, जैसे अब बड़ी ईद पे तो वो सुबह सुबह ही पे तैयारियां शुरू हो जाती हैं, कलेजी भुनना शुरू हो जाएगी और चीज़ों की तैयारी। फिर जाहिर सी बात है जो तकसीम करना होता है वो भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। मतलब इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि वो सबसे पहले कर ली जाए, जितनी जल्दी कर ली जाए उतना अच्छा है। तो पहले दिन तो वही कुर्बानी और इन सब चीज़ों में ही लगे होते हैं, उसके बाद फिर डिसाइड होता है कि अब व्हाट नेक्स्ट। बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका फैमिली सिस्टम बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, बहुत सारे बहन भाई होते हैं, ससुराल भी है, मेरी फैमिली काफी स्कैटर्ड है, कोई कहीं है, इसलिए हम लोगों के लिए जरा मुश्किल होता है। हाँ, मैं जैसे अपनी नीस वगैरह को मिल लेती हूँ, या पहले अगर एक शहर में हो सारे तो फिर इकट्ठे हो, क्योंकि आपको पता है मेरी 2 ही बहनें, भाई जो थे उनकी तो डेथ हो चुकी है, तो बस बड़ी लिमिटेड सी मेरी फैमिली है, तो उसमें आपस में ही बस थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला। हाँ बिल्कुल सही। और मीडिया फ्रेटर्निटी से कोई किसी से मुलाकात होती है, कोई गेट टुगेदर, कोई गैदरिंग रखते हैं? अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जाहिर सी बात है शुरू के 2 से 3 दिन तो वो सभी अपनी अपनी फैमिलीज में, कोई कहीं है कोई कहीं। हाँ, उसके बाद जो होता है, अब जैसे जब मैं लाहौर होती हूँ तो मेरी जो स्कूल फ्रेंड्स हैं उनसे मेरा एक हमारा ग्रुप बना हुआ है। सही। तो हम लोग ज़रूर किसी ना किसी के घर में कोई ना कोई ऐसी ईद मिलन पार्टी होगी या कोई ना कोई गेट टुगेदर हम लोग रखते हैं। सही। वो लाजमी है। तो वो एक बड़ा मेरे लिए एक फन एलिमेंट उसमें होता है। हाँ, शोबिज़ के जो फ्रेंड्स हैं वो बेचारे अगर मसरूफ ना हो तो फिर चौथे पांचवें दिन मुलाकात हो जाती है। अच्छा, जो मीडिया के लोग होते हैं ना, मेरी अभी प्रीवियस इंटरव्यूज़ में बाकी भी सेलिब्रिटीज से बात हुई, वो ये कह रहे थे कि ईद आती है 1-2 दिन तो हम सोचते हैं कि सही है, मिल लें, सबसे एंजॉय कर लें, लेकिन बाकी की आगे की छुट्टियां ये कोशिश होती है कि घर में रह लिया जाए, थोड़ा सुकून कर लिया जाए, थोड़ा स्पेस मिल जाए। चलते हर कोई ना चाहते हुए भी घर ही रहना पसंद कर रहा है। बिल्कुल। एक तो मौसम बहुत ज्यादा गर्म हुआ है, उसके अलावा फिर इतनी जो थकावट हो जाती है, एक मेंटली आप एग्जॉस्ट हुए होते हैं अपनी शूट्स वगैरह से फ्री होते होते, तो वो मैं समझती हूँ कि देन दैट पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इज रिक्वायर्ड। सही। वो आपको चाहिए होती है, और वो आपको छुट्टी के ही दिन में मिल सकती है, छुट्टी के दिनों में मिल सकती है। अच्छा, वो फिर ईद के दिन ऐसे होते हैं ना कि जितनी भी वर्किंग वुमेन्स हैं या जितनी भी सेलिब्रिटीज़ हैं, जो भी काम कर रहे होते हैं स्पेशली मीडिया से रिलेटेड, उनको एक रिलीफ मिल जाता है, क्योंकि सब आपस में उस दिन कनेक्टेड उस तरह से नहीं होते। सब कहते नहीं हम अपनी अपनी फैमिलीज के साथ हैं, तो इस वक्त हम अपने जो है वो फैमिली को टाइम देंगे, तो उस टाइम पर और भी ज़्यादा पीस होता है कि जी सेलफोन पे आपने सिर्फ ईद की मुबारकबाद ही रिसीव करनी है, ईद की मुबारकबाद ही देनी है, और फिर उसके बाद आपने जो है वो सुकून करना है, और उस दिन सब ज़रा पीसफुल भी हुए होते हैं। तो ये बताएं कि अब ईद के बाद, मतलब अब आगे आप माशाल्लाह से पहले भी काफ़ी ड्रामे कर रही है, लेकिन ईद के बाद और क्या क्या आपके नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं? मेरा एक और प्रोजेक्ट है, उसकी बस 1 जून से उसका काम शुरू हो जाएगा। हाँ, तो इनिशियली 10 दिन का स्पेल है। सही। उसमें बिजी हो जाऊंगी। बाकी 1-2 और हैं पाइपलाइन में, उनकी भी आगे पीछे रिकॉर्डिंग चलनी है। हाँ, ईद पर मेरा ये प्लान जरूर है कि जो नई फिल्म्स आ रही हैं वो मैंने लाजमी देखनी है। अच्छा, सही। हाँ। क्योंकि ऑब्वियसली हमें अपने पाकिस्तानी सिनेमा को सपोर्ट तो करना मैं तो हमेशा से ही सपोर्टिव रही हूँ, और मेरी तो ख्वाहिश है कि साल में ज़्यादा फिल्में बने और ज़्यादा लोगों को मौका मिले। और एक चीज़ जिस पे मैं बहुत ज़्यादा मैं चाहती हूँ कि ज़रा गौर किया जाए, वो ये कि और अच्छे स्क्रिप्ट्स आएंगे तो और ज़्यादा फिल्में चलेंगी और ज़्यादा जो है ना पब्लिक को वैरायटी मिलेगी। तो जब स्क्रिप्ट अच्छे होंगे, सिनेगोर्स जाएंगे, फिल्म हिट होती है, फिर और बनने के मौके फराहम होते हैं, इसलिए ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन एक और चीज़ भी कि अभी जिस तरह से हमने देखा कि दो मूवीज़ जो हैं वो बैक टू बैक आई, तो उसमें शान भाई एक तरफ और एक तरफ एक मूवी में जो है वो
फहद मुस्तफ़ा। तो इसमें लोगों ने बहुत कमेंट्स सोशल मीडिया पर ये भी दिए कि जी पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री रिवाइव तो हो रही है, मूवीज़ तो बन रही हैं, लेकिन समहाउ ये दो पार्ट्स में क्यों चली गई हैं, एक लाहौर में एक कराची में। तो ये जो आपने सारा कुछ देखा जो पिछले टाइम में हुआ, उस पे क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, एक तो रीज़न ये भी है कि बहुत सारी चीज़ों पे हाँ, दोनों शहरों में जो मीडिया एग्जिस्ट करता है वो सेम पेज पर नहीं है। अच्छा, सही, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। हाँ, बहुत सारे मामलात में मैं समझती हूँ कि काफ़ी सारे हमारे पुराने एक्टर्स आज भी ज़रा थोड़ा सा ओल्ड स्कूल है, बिकॉज वो अपनी जगह सही है। उन्होंने जितने तरीके से, जितने अरूज पे रहते हुए काम किया, हमेशा उनकी सुनी गई। अब जब यहाँ पे लोग ज़रा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं, आप देखें ब्रांड्स भी इन्वॉल्व होते हैं, फिर कॉर्पोरेट सेक्टर बहुत ज़्यादा उसकी एक अमल दखल होता है। तो उस चीज़ को अगर हम कहें कि नहीं जी, देखिए आर्ट की खिदमत जो होती है ना, वो इन सब बिजनेस एलिमेंट्स को साइड पर रखकर ही की जा सकती है। जो कि अब मैं समझती हूँ सिर्फ या तो थिएटर में लिमिटेड रह गई है या शायद ड्रामाज में थोड़ी बहुत आपको नज़र आ जाए। फिल्म के अंदर ये मसला है कि सबकी ही जो है ना ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखते हुए चलना होता है। सही। अब इस बात पे जब दो जगहों की इंडस्ट्री सेम पेज पर नहीं आएंगी, मेंटली एक जैसा नहीं सोचेंगी, तो डिफरेंस आएगा। सेकेंडली, एक और बात, क्योंकि अब जैसे आपने जिक्र किया कि शान साहब की फिल्म आई और फहद मुस्तफा की फिल्म आई, शान से बड़ा मैं समझती हूँ हमारी इंडस्ट्री में कोई भी एक्टर नहीं हो सकता। ठीक है, फहद की अपनी एक मकाम है, वो भी सुपरस्टार्स की लीग में है, हुमायूं सईद है, इसी तरह अब हमारे और बेशुमार ऐसे एक्टर्स हैं। लेकिन शान ने जितना टाइम दे दिया है, उनका एक्सपीरियंस, उनका एक वो स्टारडम इज डिफरेंट, सही, इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड टाइम। ही इज अ वेटरन नाउ, ठीक है ना। तो अब मसला ये है कि वो रीजनल लैंग्वेज की फिल्म अगर बनाएंगे तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कराची में आधे से ज्यादा लोगों को नहीं समझ में आती। हालांकि आप देखें इस तरह सिंधी भी कितने सारे बेशुमार बेहतरीन एक्टर्स हैं। एक दो तो टीवी के ऐसे जिनके सिंधी ड्रामे जब मैं चैनल्स पे देख रही होती हूँ तो मेरे बड़े फेवरेट है। गुल अब्बास एक एक्टर मेरे बड़े फेवरेट है। अच्छा, लेकिन वही बात है कि यहाँ पे जब तक वो उर्दू जबान में कुछ नहीं करेंगे, लोगों का एक जिसको कहते हैं ना फ्लो, वो कम रहेगा सिनेमा में। हर किसी को वो ज़बान नहीं समझ आएगी। लार्ज ऑडियंस को जब तक टारगेट नहीं करेंगे, ये उनके लिए एक जमाना था व्हेन दिस थिंग वाज अ कॉमन प्रैक्टिस कि जब फिल्म्स बनती थी तो डबल जो है ना वो डब होती थी। कराची के लिए उर्दू में होती थी, पंजाब सेक्टर के लिए पंजाबी में होती थी। इफ इट्स अ पंजाबी मूवी, उर्दू होती थी तो फिर वहाँ के लिए वो पंजाबी में डब होती थी। तो ये बायलिंगुअल एक चीज चलती थी, उसके अंदर होता था ऐसा। अब वो है नहीं। सही। अब मयारी फिल्म भी बना रहे हैं, स्टोरी अच्छी बना रहे हैं, एक्शन अच्छा भी बना रहे हैं, लेकिन सिंस इट्स इन पंजाबी तो वो हर किसी को नहीं समझ में आएगी। सही। मौला जट वाज एन एक्सेप्शन, उसमें शायद उन्होंने आई थिंक सबटाइटलिंग भी की हुई थी, और फिर एक फवाद खान और फिर वो ज़ाहिर जो फिल्म मेकर उसके थे, उनकी वजह से भी एक समझ ले कि बड़े हमारे यो अवाम भी जाके देख रही थी। हालांकि हमें तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहिए ना, हमें तो मूवीज को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन ज्यादा बने उतनी अच्छी बात है। पब्लिक में भी पता नहीं क्यों लाहौर के एक्टर्स के लिए नहीं है टॉलरेंस। आप माने या ना माने, मुझे ऐसा फील होता है। अच्छा, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि बस वो शौकिया जो कोई कमेंट्स करते हैं ना लोग, मैं समझती हूँ कुछ ना कुछ ट्रोल करना होता है, यही ट्रोल कर लेते हैं। नहीं, अगर आप इन कंपैरिजन किसी का किसी से नहीं, लेकिन अगर आप एक स्क्रीन पे इन तीनों बड़े स्टार्स को, हुमायूं सईद को, शान साहब को और फहद मुस्तफा को इकट्ठे भी रखे ना, तो वो तीनों जगमगाएंगे। वो तीनों एक दूसरे की ना तो जगह ले सकते हैं, ना एक दूसरे से सुपीरियर है, सब इतने अच्छे तो वाई एक साथ क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल मिलके काम किया जा सकता है, और जो हमारी कंट्री के स्टार्स हैं ना, उनको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। ट्रोलर्स जिस तरह की बातें लिखते हैं या लोग जिस तरह की बातें करते हैं, ये बहुत मखसूस तबका होता है जो आई डोंट नो व्हाई बनता जा रहा है सब, टेरेबल। आप देखिए दूसरी इंडस्ट्रीज में वहाँ की आवाम कितना अप्रिशिएट करती है, चाहे उनका कोई 80 साल का एक्टर भी आ जाता है, बिल्कुल उसकी स्टार वैल्यू वो वैसे ही बरकरार रखते हैं। यहाँ पे पता नहीं किस वजह से आप अपने ही मुल्क के लोगों को कचरा समझना शुरू कर देते हैं, सिर्फ क्योंकि अगर उन्होंने कल्चरली कुछ चीजें ऐसी कर ली जो आप नहीं देखते।
गंडासे वाली फिल्में कर ली या घोड़ों पे बैठकर भागने वाली फिल्में कर ली, तो वो बुरे कहीं से नहीं, उनकी क्लास जो है ना उसको कोई मैच नहीं कर सकता। चले जी, हिना रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं, ईद का मौका है, मजे मजे की हम बातें कर रहे हैं, अभी हमने मूवीज की बातें की हैं, इसके बाद हम खाने पीने की बात करते हैं और फिर मजीद आगे पूछते हैं कि हिना के फेवरेट स्टार्स कौन कौन से। एक ब्रेक, उसके बाद वापस आ रहे हैं।